सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता आज। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, व्यापार और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के सहयोग से बने गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उद्यान का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद से लड़ने के लिए वैश्विक एकजुटता पर जोर। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और हिंसात्मक उग्रवाद के लिए रणनीतिक कार्रवाई को लेकर हुई बैठक में कहा, आतंकियों को हर तरह की मदद रोकने के लिए यूएन लिस्टिंग और वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स का ना हो राजनीतिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर आदतों में बदलाव के लिए वैश्विक जन आंदोलन की बताई जरूरत। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अक्षय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य बढ़ाकर 450 गीगावाट तक पहुंचाने का लिया संकल्प। सदस्य देशों को भारत की ओर से शुरू किए गए आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने का भी दिया न्योता। स्वास्थ्य देखभाल को किफायती बनाने के लिए सरकार ने उठाए आयुष्मान भारत जैसे ऐतिहासिक कदम। संयुक्त राष्ट्र में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर पहली उच्च स्तरीय बैठक को किया संबोधित। कहा, किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में भारत का अनुभव सभी विकासशील राष्ट्रों के लिए उपलब्ध। लोगों के कल्याण से ही शुरू होता है विश्व कल्याण। नौकरी के 7 साल के भीतर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अब परिवार को 30 की बजाय मिलेगी 50% पेंशन। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में किया बदलाव। 1 अक्टूबर से नया नियम होगा लागू। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की विधवाओं को लाभ देना मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज एक बार फिर मुलाकात होगी। 3 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका है जब दोनों नेता मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, व्यापार और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान मंच साझा किया था। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि व्हाइट हाउस में भारत का विश्वसनीय दोस्त है। उन्होंने इस साल नवंबर में दोनों देशों की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की घोषणा भी की। उन्होंने भारत के साथ संबंधों की मजबूती के लिए जल्द ही कई रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर का ऐलान भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल चैम्बर में एक विशेष कार्यक्रम लीडरशिप मैटर्स रेलेवेंस ऑफ गांधी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड की मेजबानी करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज गेट्स फाउंडेशन की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस फाउंडेशन के मुताबिक ये अवार्ड किसी नेता द्वारा अपने देश में या वैश्विक स्तर पर वैश्विक लक्ष्य के लिए प्रभावी काम करने की दिशा में प्रतिबद्धता दिखाने के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। We start off with a bilateral meeting with the US President at 12:15 hours. At 15:30 hours we have India Pacific Leaders Meeting. 16:30 hours we have Gandhi at 150 event. And the last event will be the Goalkeepers Global Goals 2019 Award by Bill and Melinda Gates Foundation.
और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की बात करें तो हम जानते हैं काफ़ी अहम कार्यक्रम है, लेकिन जो नज़रें टिकी हैं आज हम देख रहे हैं कि 36 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। कई ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, मुलाकात द्विपक्षीय है। ऐसे में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खास नजरें रहेंगी? देखिए प्रीति, जैसा कि सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी में भाग लिया। और हाउडी मोदी में भाग लेने के दौरान दोनों नेताओं ने अपने अपने मन की बात कही, पूरी दुनिया सुन रही थी। और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं, तो एक तरह से कहें कि दोनों ने अपने मन की बात इजहार कर दी है। अब सवाल उठता है कि वो किन बिंदुओं पर एकजुटता बनाने की, किन बिंदुओं पर जो मतभेद हैं, उन मतभेदों को खत्म करने की या कम करने की बातें करेंगे। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने एक दूसरे को बड़ा नेगोशिएटर बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि इंडिया इज ए हार्ड बार्गेनर, और उस दिन भी जो भाषण हुआ, भाषण के बाद उन्होंने कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं भी आपसे सीख रहा हूं कि कैसे हार्ड बार्गेनिंग की जाती है। तो जो व्यापार के मुद्दे हैं, खासतौर पे वहाँ 2-3 तरह की स्थितियां हैं, जिसमें कि अमेरिका का ये मानना है कि भारत कई तरह के ऐसे कर लगाता है जिस कर से अमेरिकी सामानों की जो निर्यात है अमेरिका से भारत में होना थोड़ा मुश्किल होता है, और भारत को इस बात पे विचार करना है। निश्चित तौर पे दोनों देशों के बीच में इस बात पे विचार हुआ है। एक दौर की बात हुई भी थी, अमेरिका के जो ट्रेड नेगोशिएटर आए थे भारत में, भारत के अधिकारियों के साथ उनकी बात हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक निर्णायक स्तर की बात आज होने की संभावना है कि किन किन मुद्दों पे, व्यापार के किन किन क्षेत्रों पे भारत उनको कंसेशन देगा, अमेरिका किन किन मुद्दों पे भारत को कंसेशन देगा। क्योंकि अमेरिका ने पिछले दिनों यह भी घोषणा की थी कि जीएसपी, जिसके चलते भारत को अमेरिका में व्यापार में कुछ छूट ज्यादा मिलती थी, उस छूट को अमेरिका खत्म करेगा। तो ये दबाव की रणनीति दोनों तरफ से है, लेकिन ये मित्रवत है, और दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसी स्थिति में बीच की स्थिति में आएंगे ताकि दोनों के लिए एक लाभप्रद स्थिति बन पाए। तो यही मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात है। आतंकवाद पे दोनों देशों के बीच में कोई मतभेद है नहीं, बल्कि अमेरिका और भारत दोनों पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है उस पे एक है। अमेरिका का ईरान के मामले पे भारत के साथ निश्चित तौर पे कुछ मतभेद है, क्योंकि भारत चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र के मुद्दों को अमेरिका कुछ दूसरे तरीके से अपनाए। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बात होगी तो निश्चित तौर पे उसमें ईरान और खाड़ी के मुद्दों पर भी बात होगी। यानी तमाम ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिन पर भी बातचीत हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग और खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान के तंत्र को मौजूदा हालात के मुताबिक अपग्रेड करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी विचारों के खिलाफ रणनीतिक कार्रवाई पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ बहुस्तरीय सहयोग को संस्थागत रूप देने का सुझाव दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के विभाग के सचिव गीतेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित सूची में आतंकियों के नाम शामिल करने और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की कार्रवाइयों का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की है। In his intervention, Prime Minister Modi called for qualitative upgradation in the ongoing cooperation and intelligence sharing through bilateral and regional frameworks. He suggested institutionalizing counter-terrorism cooperation at the multilateral level. He said India will work towards enhancing ongoing cooperation in capacity building of friendly countries in this area. Prime Minister said that terrorists should not be allowed to get funds and arms. For this objective to be realized, we need to avoid politicization of mechanisms like UN listings and FATF. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भी उसी तरह की वैश्विक एकजुटता और तत्परता की जरूरत बताई जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के प्रति देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला हो उसे सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद माना जाना चाहिए, ना कि अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद। He said that democratic values, diversity and
inclusive development were the most important weapons against ideologies that promote terrorism, extremism, and radicalism. Prime Minister called for global solidarity and readiness against terrorism in the same way as the world has shown solidarity against challenges like climate change. He said a terrorist attack anywhere in the world should be considered as terrorism, not good or bad terrorism, not more or not less. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिहाज से आदतों में बदलाव लाने के लिए वैश्विक जन आंदोलन की जरूरत बताई। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की ओर से आयोजित सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए भारत के गैर परंपरागत ईंधन उत्पादन के लक्ष्य को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 450 गीगावाट तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत का समय पूरा हो गया है और अब दुनिया को कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने घोषणा की कि भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली जैसे गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को भारत की ओर से शुरू किए गए आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया। जल संरक्षण के लिए अपनी सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ साल में इस परियोजना पर $50 अरब खर्च करेगा। आज जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, जिसमें एजुकेशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलॉसफी भी शामिल हो। आज जरूरत है बिहेवियरल चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। हम 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक ले जा रहे हैं और आगे हम इसे 450 गीगावाट तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिलचस्प बात यह रही कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन समिट में अचानक पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज को लेकर आयोजित समिट में पहुंचने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सोमवार को वो अचानक पहुंच गए। महज 10 मिनट के लिए अप्रत्याशित तौर पर पहुंचे ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लाइमेट चेंज को लेकर भाषण सुना और तालियां बजाते दिखे। इसके बाद उन्होंने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का भाषण सुना और फिर सभागार से धार्मिक आजादी संबंधी कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सल हेल्थ यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आयोजित अब तक की सबसे पहली उच्च स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सभी को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत जैसे कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व का कल्याण लोगों के कल्याण के साथ शुरू होता है और स्वास्थ्य इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। इस वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप भारत स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र के 4 प्रमुख स्तंभों एहतियाती स्वास्थ्य, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप और इसे मिशन आधार पर चलाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हमने विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत को लागू किया है। इसके तहत 500 मिलियन गरीबों को प्रति वर्ष 500,000 रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है और पिछले सिर्फ एक वर्ष में 4.5 मिलियन लोगों ने इसका लाभ उठाया है। हमने 5,000 से अधिक स्पेशल फार्मेसी शुरू की है, जहां 800 से अधिक अहम दवाइयां अफोर्डेबल कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में भारत का अनुभव सभी विकासशील राष्ट्रों के लिए उपलब्ध है।
भारत के प्रयास भारत की सीमाओं के अंदर तक ही सिमटे नहीं हैं। हमने कई देशों, विशेष रूप से अफ्रीका के देशों में टेलीमेडिसिन द्वारा अफोर्डेबल हेल्थ केयर की एक्सेस बढ़ाने में सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारा अनुभव और हमारी क्षमताएं सभी विकासशील देशों के लिए उपलब्ध है। एक्सेलेंसीज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हो। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल, कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान मार्कोवेज और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद समेत कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की समीक्षा की। कतर के अमीर ने योग को वैश्विक स्तर पर और लोकप्रिय बनाने में प्रधानमंत्री के प्रयासों का उल्लेख भी किया। आतंकवाद को लेकर भी दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई। The first meeting was with the Amir of Qatar. There have been regular exchanges of visits taking place between the two countries. Amir expressed his gratitude to the Indian diaspora for their role in supporting the economy of the country. Some discussion also took place on the cooperation in counter-terrorism against the backdrop of the situation in the region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सौर ऊर्जा, कृषि और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर बातचीत केंद्रित रही। The second meeting was with the Niger president. You are aware that Prime Minister had met the Niger president on the sidelines of ISA summit a couple of years back. We have granted an assistance of $35 million for the construction of Mahatma Gandhi International Convention Center in Niamey. The project is nearing completion. President of Niger did invite the Prime Minister to attend the inaugural ceremony as and when this is done. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इटली के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, खासकर व्यापार और निवेश से संबंधित क्षेत्रों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत की। With the Italian Prime Minister congratulated him on his reappointment. You are aware that he visited India last year, and the focus of discussion basically was on the follow-up to the understandings which was reached during his visit. The economic cooperation was the main area which was discussed. How can we expand trade? How can we, further bilateral investment? Prime Minister invited the Italian SMEs, the Italian companies, to use the low-cost production in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन से इतर नामीबिया के राष्ट्रपति हेग जिनगोब से मुलाकात करके दोनों देशों के बीच साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति से भी मिले। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। The Namibian president thanked Prime Minister for the assistance which India provided during the drought in that country. And just before coming here, the last meeting was with the President of Maldives. You are aware that Prime Minister chose Maldives as the first country to visit after his re-election for the second term. The progress on the developmental cooperation, several projects which are ongoing in Maldives, that was discussed. यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा एच4 से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। The fourth meeting was with the UNICEF director. We have completed 70 years of cooperation with UNICEF. Prime Minister highlighted some of the initiatives of the Government of India which is supporting children. For example, he did mention about Jan Jeevan Suraksha. He talked about Indradhanush,
which is a targeted program on preventive health. विश्व भर से नेता एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सालाना सत्र के लिए न्यूयॉर्क में जमा हुए हैं, जहां वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जनरल डिबेट की शुरुआत आज से शुरू होगी, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। महासभा के संबोधन की शुरुआत ब्राजील से होगी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन होगा। 112 राज्य प्रमुख और 30 से अधिक देशों के विदेश मंत्री जनरल डिबेट को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर की सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम बहस के समानांतर कई महत्वपूर्ण शिखर वार्ताएं और बैठकें भी हो रही हैं, जो टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों और महत्वाकांक्षा जलवायु कार्रवाई को मजबूती देंगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक ऐसा माहौल तैयार करने की अपील की है जिससे टिकाऊ विकास में दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा दिया जाए और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। कुछ और अहम खबरें। 7 साल से कम की सेवा के दौरान अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब भी उसका परिवार बढ़ी हुई पेंशन का हकदार होगा। सरकार ने नियमों में संशोधन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की विधवाओं को लाभ देने के उद्देश्य से किया है। अब तक बढ़ी हुई पेंशन के लिए कम से कम 7 साल की सेवा जरूरी थी, यानी 7 साल की सेवा के बाद ही किसी कर्मचारी का परिवार बढ़ी हुई पेंशन का हकदार होता है, जो उसके आखिरी वेतन का 50% होता है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय लोक सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन पर मुहर लगा दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2019 तक 10 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार 7 साल तक का सेवा काल पूरा नहीं किया, तब भी उनके परिजन उपनियम 3 के तहत बढ़ी हुई दर तक पेंशन के हकदार होंगे। हालांकि इसके लिए पारिवारिक पेंशन पाने की अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल भारत पर्यटन मार्ट के उद्घाटन के मौके पर यह जानकारी दी। भारत पर्यटन मार्ट का आयोजन पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पर्यटन और आतिथ्य संघ ने मिलकर किया है। राजधानी दिल्ली में पर्यटन मार्ट की शुरुआत हो गई है। देश के पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने 3 दिवसीय मार्ट का आयोजन किया है। गुरुवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन मार्ट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी पर्यटन को विशेष बढ़ावा देने में जुटी है। कोई भी पर्यटक शांति चाहता है, देखने के लिए जो जम्मू कश्मीर में है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारी सबकी जवाबदेही है। स्टेक होल्डर खाली सरकार नहीं है, हम भी और आप भी हैं। तो ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो चुनौतियां हैं, इनको पार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन 1 नवंबर के बाद जिस प्रकार से राज्य की पुनर्गठन होगा, पूरी तरह से उसका प्लान सरकार के पास है और आप विश्वास करिए कि ये सीजन बेहतर सीजन होगा। दिल्ली के अशोक होटल में आयोजित पर्यटन मार्ट दुनिया भर के देशों में सालाना आयोजित होने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्ट की तर्ज पर लगाया गया है। व्यापार और आतिथ्य सेवा प्रदाताओं के लिए ये एक राष्ट्रीय स्तर पर मंच है, जहां विदेशों से अपने समकक्षों के साथ भारतीय सेवा प्रदाताओं को बातचीत और व्यापार संचालन को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पर्यटन मार्ट में 51 देशों के करीब 240 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार से ज़्यादा नंबर हैं, क्वालिटी ऑफ बायर्स इज़ आल्सो बेटर और इस बार बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड है और बायर सेलर मीट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बैक टू बैक बायर सेलर मीटिंग्स चल रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे से छोटा टूर ऑपरेटर है, क्योंकि नॉर्मली छोटे ऑपरेटर को या तो लंदन जाना पड़ता था या बर्लिन जाना पड़ता था, पर यहाँ पर छोटे से छोटा ऑपरेटर जो है वो आके अपना 15,000 में एक टेबल स्पेस लेके वर्ल्ड के बिगेस्ट टूर ऑपरेटर के साथ मिल सकता है। पर्यटन मार्ट से खरीदार पक्ष के प्रतिनिधियों को देश में उपलब्ध विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं, हवाई अड्डों, पर्यटन स्थलों और उत्पादों को देखने का मौका मिलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले मार्ट में 175 स्टॉलों के साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। गुजरात इंडिया टूरिज्म मार्ट 2019 का सहयोगी राज्य है। साथ ही अन्य कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी
इसमें भाग ले रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी हिंदी पखवाड़े के तहत कल हिंदी काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सचिवालय के राजभाषा प्रभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी मौलिक कविताएं सुनाई। इस दौरान हिंदी के महत्व को भी रेखांकित किया गया। साथ ही कई रसों से भरी कविताओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन हुआ। प्रतियोगिता का नतीजा भी घोषित कर दिया गया। पढ़ाई पूरी किसी हसीन के चेहरे पर जैसे कोई प्यार बिंदी, मेरी मैडम के चेहरे पर और उनके चेहरे पर और इनके चेहरे पर जैसे हो प्यार बिंदी, बिल्कुल ऐसा ही है देश मेरा और उस पर ये श्रृंगार हिंदी। आना जाना हुआ समय पर दुरुस्त हुए सब सरकारी, ये प्राइवेट लोगों की राय है। आना जाना हुआ समय पर दुरुस्त हुए सब सरकारी, बहुत किया आराम इन्होंने अब आई है काम की बारी, बहुत किया आराम इन्होंने अब आई काम की बारी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।